मोहन जीप की खिड़की से बाहर देख रहे थे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर जीप उछल रही थी और धूल उड़ रही थी। उनका तबादला अचानक हो गया था। हिमाचल प्रदेश के एक दूर दराज के इलाके में पोस्टिंग। वो तो शहर के आदमी थे, पैदाइशी। ये तो जैसे वनवास लग रहा था। कस्बा। जब आखिरकार वो पहुंचे तो छोटा सा था और धुंध से घिरा हुआ था। वो पहाड़ से सटा हुआ था। पुराने पेड़ ऊंचे खड़े थे, उनकी शाखाएं काई से ढकी हुई थीं। दिन में भी हवा ठंडी थी। मोहन कांपते हुए अपना कोट और कस के खींच लिया। एक जर्जर गेट के सामने जीप आकर रुकी। जंग लगे लोहे के सरिये ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिससे एक घर परछाई में छिपा हुआ था। यही था सरकारी बंगलो, उनका नया घर। उन्हें बेचैनी महसूस हुई। यह घर से ज्यादा भूतिया घर जैसा लग रहा था। केयरटेकर रामू नाम का एक बूढ़ा आदमी झिझकती हुई मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। वो मोहन को अंदर ले गया। उसके कदम खामोश घर में गूंज रहे थे। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा भारी और रुकी हुई थी। मोहन खांसने लगे। उसे देखा जा रहा है। ये एहसास दूर नहीं हो रहा था। उनका शयन कक्ष एक अंधेरे गलियारे के अंत में था। फर्नीचर पुराना था। बिस्तर एक विशाल चारपाई थी। मोहन ने कपड़े पर उंगली फेरी। उसने अपने बैग खोले। वो सुबह तक बेहतर महसूस करेंगे। और इस वजह थी उस रात मोहन जाग रहे थे। सन्नाटा गहरा था। कभी कभी पुराने घर की आवाजें उन्हें जगा देती थीं। अंधेरा घना था, घुटन भरा। वो अनदेखी आंखों का भार महसूस कर सकते थे। उन्होंने एक आवाज सुनी, एक धीमी खरोंचने की आवाज उनके बिस्तर के सिर के पास दीवार से आ रही थी। वो दिल थाम के बैठ गए। खरोंचने की आवाज बंद हो गई। उन्होंने गौर से सुना, लेकिन कुछ भी नहीं था। उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद चूहा होगा। सभी पुराने घरों में चूहे तो होते ही हैं। वो वापस लेट गए और कंबल अपने सिर तक खींच लिया। थके हुए और बेचैन, वो सुबह होने से ठीक पहले सो पाए। अगले कुछ दिन सामान खोलने और घर को व्यवस्थित करने में बीत गए। मोहन ने रात में होने वाली अजीब आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। फुसफुसाहट जो खाली कमरों से आती हुई लगती थी। देखा जा रहा है, ये एहसास। उन्होंने आवाजों का कोई तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की उम्मीद में घर का पता लगाया। वहां कई बंद कमरे थे, जिनकी चाबियां बहुत पहले खो चुकी थीं। केयरटेकर रामू उनके बारे में बात करने से कतराते थे। वो पिछले रहने वालों के बारे में कुछ बुदबुदाते और जल्दी से चले जाते। एक शाम मोहन अपने अध्ययन में देर से काम कर रहे थे। वो ठंडी हवा के झोंके से चौंक कर ऊपर देखने लगे। खिड़की खुली थी। उन्हें यकीन था कि उन्होंने इसे बंद कर दिया था। जैसे ही वो इसे बंद करने के लिए चले, उन्हें अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो घूमे, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग 5। परछाई दिखती है। उस रात पहली बार परछाई दिखाई दी। मोहन हांफते हुए उठे। उनके शरीर पर ठंडा पसीना चिपक गया था। उन्होंने इसे देखा कम, महसूस ज्यादा किया। आसपास की रात से भी घना एक अंधेरा उनके बिस्तर पर लगे मच्छरदानी के ठीक बाहर छिपा हुआ था। वो जमे हुए लेटे रहे। डर उनके सीने को दबा रहा था। वो उसकी आंखों को अपने ऊपर महसूस कर सकते थे, ठंडी और द्वेषपूर्ण। वो चीखना चाहते थे, भागना चाहते थे, लेकिन दहशत ने उन्हें जकड़ लिया था। धीरे धीरे
पीड़ा से भरे धीरे धीरे परछाई ने आकार लेना शुरू कर दिया। यह अस्पष्ट रूप से मानवाकार था, लंबा और पतला, लंबी पंजे जैसी उंगलियों वाला। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंधेरे से ही बना हो, धुएं की तरह घूमता और हिलता हुआ। भाग 6। बढ़ता खौफ। मोहन को उस रात फिर नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटे रहे, हर तरफ नजर रखते हुए, अपनी मच्छरदानी के बाहर के अंधेरे को देखते हुए। परछाई दोबारा नहीं दिखाई दी, लेकिन खौफ बना रहा, उनके पेट में भारीपन सा। उन्होंने यह सब एक बुरे सपने के रूप में खारिज करने की कोशिश की, रोशनी और अपनी ही अतिस्क्रिय कल्पना का एक धोखा। लेकिन गहराई से वो बेहतर जानते थे, इस घर में कुछ गड़बड़ थी, कुछ बुराई। अगले दिन उन्होंने जाने का विचार किया, अपने बैग पैक किए और शहर वापस जाने का फैसला किया। लेकिन वो कहां जाते? उनकी कहानी पर कौन विश्वास करता? वो फंस चुके थे। हर रात परछाई लौट आती और हर रात यह करीब आती। वो उनकी मच्छरदानी के बाहर खड़ी रहती, अपनी ठंडी खाली आंखों से उन्हें देखती रहती। वो उसकी बर्फीली सांसों को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते थे। उन्होंने उसे दूर रखने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने कमरे में हर दिया जलाया, लेकिन किनारों के आसपास अंधेरा और भी गहरा गया। उन्होंने प्रार्थनाएं की, लेकिन ऐसी प्राचीन बुराई के सामने शब्द खोखले और अर्थहीन लग रहे थे। डर एक निरंतर साथी बन गया, जो उनकी बुद्धि को कुतर रहा था। उनका वजन कम हो रहा था, उनकी नींद बुरे सपने और आते अंधेरे के लगातार डर से अस्त व्यस्त थी। एक रात परछाई पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गई। मोहन डर के मारे देखते रहे, क्योंकि यह एक लंबे कंकाल वाले हाथ से पहुंची और मच्छरदानी को पीछे खींच लिया। वो बेनकाब थे, असहाय। यह उनके ऊपर झुक गया। उसका चेहरा उनके चेहरे से कुछ ही इंच दूर था। सड़न की दुर्गंध उनकी नाक में भर गई, जिससे उनका दम घुट गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, अब और देखने में असमर्थ। उन्होंने अपने गाल पर एक ठंडा चिपचिपा स्पर्श महसूस किया, जैसे मौत का स्पर्श। वो चीखे, भय और निराशा की एक आदिम चीख। आवाज खाली घर में गूंज उठी, अनुत्तरित, अनसुनी। जब मोहन ने अपनी आंखें खोली, तो सूरज की किरणें खिड़कियों से अंदर आ रही थीं। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, पसीने से भीगे हुए। उनका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो जीवित थे। क्या यह सब एक बुरा सपना था? वो धीरे धीरे बिस्तर से उठे और लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास गए। उन्होंने उज्जवल धूप वाले दिन को देखा। ताजी पहाड़ी हवा ने उनके फेफड़ों को भर दिया, लेकिन यह भयावहता की सुस्त भावना को दूर नहीं कर पाई। वो जानते थे, एक निश्चितता के साथ जो उन्हें हड्डी तक ठंडा कर देती थी, कि वो इस घर में एक और रात नहीं रुक सकते। उन्होंने अपने बैग पैक किए, अपना सामान बेतरतीब ढंग से अपने सूटकेस में भर लिया। उन्हें कुछ भी पीछे छोड़ने की परवाह नहीं थी। वो बस इस जगह से दूर जाना चाहते थे, उस परछाई से जो उनकी रातों को डराती थी। उन्होंने रामू को बगीचे में गुलाब की देखभाल करते हुए पाया। मोहन के पास आते ही बूढ़े ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक जानकार निगाह थी। मोहन जानते थे कि रामू परछाई के बारे में जानते हैं। मैं जा रहा हूं, मोहन ने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। रामू ने बस सिर हिलाया,
उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। मोहन ने अपने बैग जीप के पीछे फेंके और इंजन स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो घर से दूर चला गया, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो खिड़की से उसे देख रही परछाई को देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वो बच निकला था, लेकिन वो उस घर में अनुभव की गई दहशत से कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएगा।